राइजिंग पाकिस्तान के सेट्स पे आज हमारा साथ दे रहे हैं उर्दू अदब के हवाले से शायर मुहक्किक मोहतरम तौसीफ़ तबस्सुम साहब। तौसीफ़ साहब, अभी से म्यूज़िक ब्रेक से पहले हमने जहाँ पे अपने नाज़र को छोड़ा और वो बात बहुत अहम है कि आपने जिस तरह अपनी थीसिस के सिलसिले में जो एफर्ट आपने की, आजकल भी इसी तरह यंगस्टर्स जो, मैं स्पेसिफिकली उर्दू अदब की बात कर रहा हूँ, जो तहकीक कर रहे हैं या थीसिस कर रहे हैं या रिसर्च, इतनी एफर्ट करते हैं? मेरे ख़्याल से मुझे यानी ये कहना चाहिए, मेरा एहसास ये है कि वो उतनी मेहनत नहीं कर रहे जितनी उनको करनी चाहिए। सहल पसंदी है, फिर उनकी तरजीहात बदल गई हैं। मतलब ये है कि अदब से वो कमिटमेंट उनकी नहीं रही जो हमारी नस्ल की थी या हम लोगों की थी। अब आपने तहक़ीक़ के सिलसिले में कहा कि आपको इतनी मेहनत करनी पड़ी वहाँ, मुझे डॉक्टर सिब्त हसन मरहूम का वाक़या याद आ गया। उनका जो मक़ाला है वो बर्र सग़ीर के फ़ारसी गो शायरों पर है। मैंने उनसे एक दिन पूछा, मैं इनका सिब्त साहब, वो आपका तो कोई काम ही नहीं है, आपने इधर उधर से उनके कवायद इकट्ठे किए, नमूने का कलाम इकट्ठा कर लिया और आपने आपका मक़ाला तैयार हो गया। कहने लगे तौसीफ़ मियाँ, आपको पता नहीं मुझे कितनी मेहनत करनी पड़ी है। मैंने कहा वो कैसे? कहने लगे जिस शायर के पास मैं जाता था और कहता था मुझे अपने कुछ कवायफ और 2 गज़लें दे दीजिए, वो पूरा दीवान मुझे सुनाता था अपना। मैंने कहा वाकई आपको बड़ी मेहनत, ये तो बहुत मेहनत है। वाह। तो जो मेरा मौजू है आपने, हाँ चलिए, मेरा जो मौजू था तहक़ीक़ का, वो असल में 2 एतबार से अहम था। यानी एक तो वो मुनीर शुकोहाबादी, उनका नाम था मीर मोहम्मद इस्माइल हुसैन। शुकोहाबाद डिस्ट्रिक्ट मैनपुरी में कस्बा है, वहाँ के रहने वाले थे, शुकोहाबादी कहलाए। वो उन शायरों में हैं हमारे जो जंग आज़ादी 1857 में, जिसको अंग्रेज़ ने बगावत का नाम दिया, गदर का नाम दिया, उसमें अमली तौर पर शरीक हुए। अच्छा। जिस ज़माने में ये तहरीक शुरू हुई आज़ादी की, ये बांदा एक छोटी सी रियासत थी, उसमें थे ये नवाब अली बहादुर, वहाँ के वाली थे, और ये उनके उस्ताद भी थे और उनके मुसाहिब भी थे। चुनाचे जब ये सिलसिला शुरू हुआ तो ये जंगी कौंसिल उन्होंने बनाई, उसमें 3 मेंबर थे, उसमें एक मुनीर शुकोहाबादी भी थे। जहाँ कहीं फ़तह होती थी मुजाहिदीन की, ये नज़्म लिखते थे और उससे तारीख़ निकालते थे उस वाक़े की। ये सारी एविडेंसेस उनके ख़िलाफ़ गई बाद में। ओके। अच्छा, तो हुआ ये कि ये अली बहादुर वही हैं जब इन पर मुकदमा चल रहा था इंदौर के किले के अंदर, तो गालिब ने, मशहूर गज़ल है गालिब की, ये उसी ज़माने की गज़ल है। गालिब खुदा करे कि सवारे समंद नाज, देखूं अली बहादुर आली गोहरकों में। ये वही अली बहादुर हैं जिनके रियासत में मुनीर थे। चुनाचे फिर ये 2 साल मुजाहिदीन की शिकस्त के बाद छुपते फिरे, फर्रुखाबाद से पकड़े गए, इंदौर में मुकदमा चला इनके ऊपर और 7 साल की काले पानी की सज़ा हुई अंडमान। ये वही ज़माना है जब मौलाना फजल हक खैराबादी भी वहाँ मौजूद थे, दोनों के केबिन बराबर बराबर थे। और एक अहमियत तो इनकी ये है, दूसरी अहमियत इनकी ये है कि जो उन्होंने अंडमान में शायरी की है, जिसको हम प्रिजन पोइट्री कहते हैं या हफ्सिया शायरी कहते हैं। यूँ तो उनसे पहले बहादुर शाह ज़फ़र का नाम भी आता है, वाजिद अली शाह का भी नाम आता है, मगर वो तमाम शायरी उनकी सब्जेक्टिव है, यानी मौजूई है, डिस्क्रिप्टिव इतनी नहीं है। डिस्क्रिप्टिव नहीं। बाहर की ज़िंदगी अगर हम ये जानना चाहें कि अंडमान की ज़िंदगी क्या थी, वहाँ बीमारियाँ कौन कौन सी थी, लोगों के शब व रोज़ कैसे गुजरते थे, सोशलाइजिंग क्या थी उनकी, मशक्क़त क्या क्या ली जाती थी, तनख्वाहें क्या क्या थी, तो वो इनकी शायरी में, वो सारी इनकी हमें ऑब्जेक्टिव पोइट्री में मिलती है। और ये पहला नक्श है हफ्सिया शायरी या प्रिजन पोइट्री का जो मुनीर ने कायम किया। आजकल जो लिटरेचर की तरफ जिसका शौक़ होता है, या पहले भी इससे था, मुझे आप करेक्ट कीजिए, शायरी की तरफ रग़बत ज़्यादा है लोगों की। शायरी क्या ग्लैमरस है, मुशायरे होते हैं, अट्रैक्टिव है, इंस्टेंट वाह आ जाती है, नसर की जानिब, या ये मेरा ज़ाती ख्याल है, आप बताइए कि दुरुस्त है? मैं आपसे अर्ज़ करूँ, बात यह है कि शायरी जो है ना, वो चलते फिरते भी हो जाती है। मतलब गज़ल ख़ुसूसियत से आपको बैठना नहीं पड़ता, नज़्म के लिए आप थोड़ा सा कंसंट्रेट करना पड़ता है, लेकिन नसर लिखने के लिए, अफ़साना लिखने के लिए, कोई मज़मून लिखने के लिए आपको बैठना पड़ेगा, दैट इज़ सस्टेन्ड एफर्ट। नावल लिखने के लिए आपको कई महीने चाहिए, रोज़ 6 घंटे बैठने के लिए, तब कहीं जाके आप मुकम्मल करेंगे। नावल पढ़ने का टाइम नहीं, आजकल पढ़ने का लिखना तो एक ज़माना वो था कि दास्तानें पढ़ी जाती थी, हज़ार सफ़ात की। बिल्कुल। तो ये बेसिकली
इंस्टेंट और वो वही बात है कि फास्ट होगी ना जिंदगी, फास्ट हो गया, तो उस फास्ट होने की वजह से ही शायरी बहुत ज़्यादा शायरी पॉपुलर हो रही है। हम और खुसूस गज़ल की शायरी इतनी कि गज़ल में एक शेर के अंदर वो सारी बात आ जाती है, वो कोटेबल भी ज़्यादा है, कोटेबल ज़्यादा है नज़्म के मुकाबले में, नौजवानों में ज़्यादा मकबूल हो जाती है क्योंकि वो रिलेट कर लेते हैं अपने आप को उन सारे वाक़यात से। हम अमूमन तनकीद का निशाना बनाते हैं जिस तरह से नए मौसीकारों को, इसी तरह से नौजवान शायरों को, कि ये मकबूल तो बहुत हो गए, इतने हज़ार इतने मिलियन किताबें बिक गई पाकिस्तान में भी और ये भी और वो भी, लेकिन आप जैसे असातिज़ा अमूमन उन्हें तनकीद का निशाना बनाते हैं कि किताब बिक जाना मयार की ज़मानत नहीं है। ये बात ठीक है, ये बात ठीक है, ये बात ठीक है। आपके ख्याल में गैर मयारी शायरी हो रही है? मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा हो रही है। उसकी एक वजह ये भी है कि वो लोग जो बाहर चले गए हैं उनके पास पैसा भी है और शोहरत की तलब किसे नहीं होती, किताबें वो यहाँ छपवाते हैं और इतनी किताबें छपती हैं जिसमें यानी एक किताब है, नाम मैं नहीं लूँगा उसका, उसके कोई सफ़ा ऐसा नहीं है जिस पे कोई नामौजू मिसरा या शेर ना हो, लेकिन वो किताब छपी है, बड़ी खूबसूरत छपी हुई है। तो ये किताबें छप बहुत रही हैं बज़ाहिर, लेकिन मेयार वो नहीं रहा। मैं अपनी किताब इन्हें सारी ज़िंदगी का निचोड़ मैंने एक किताब अभी तक मैं पेश कर चुका हूँ। ये मेरी खुशनसीबी है कि मुझे उस पर अल्लामा इकबाल हिजरा अवार्ड भी मिला जी हाँ, 95-96 कोई और सितारा उसका नाम है। लेकिन आजकल तो बिल्कुल जिससे एल्बम्स निकलती हैं इस तरह किताबें निकल रही हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही। तो कोई स्टैंडर्डाइजेशन होनी चाहिए इसकी, क्या इसका फिर हल कैसा? तो फिर अदब जो अब बच्चा पैदा आज हो रहा है 2006 में या 2005 में जो पैदा हुआ, उसने जब 14-15 बरस का होना है उस बच्ची ने, और उसने जब अदब पढ़ना शुरू करना है तो ये किताबें तो उसकी ईजी एक्सेस में है। हाँ, ये बात सही है। मतलब ये है कि ये इस सिलसिले में अगर उसमें ज़ौक़ है शायरी का या अदब का, तो क्लासिक हमारा इतना है सरमाया कि वो उसमें रिलिश कर सकता है, एंजॉय कर सकता है। लेकिन ये जो शायरी अब हो रही है, मैं समझता हूँ ये लास्टिंग नहीं है, ये मेरा ख्याल है। तौसीफ़ तबस्सुम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हम एक छोटा सा म्यूज़िक ब्रेक लेते हैं और हम मिलते हैं, और इनसे अब हम एक और हवाले से बात करना चाहेंगे। तदरीस में नई जहद की हम बात करते हैं, न्यूनेस की बात करते हैं, पढ़ाने के मॉडर्न टेक्निक्स की बात करते हैं, तो क्या ये पुरानी टेक्निक्स इस्तेमाल करते थे? मेरा ज़ाती ख्याल है नहीं, ये बहुत मॉडर्न टेक्निक्स इस्तेमाल करते थे। तो तब कैसे हुआ? रहिए मेरे साथ।